हेलो एवरीवन। आप लोग सुन रहे हैं पारिवारिक रोचक कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है दलदल। लेखिका हैं मालती जोशी जी। पापा की चिट्ठी आई थी। ताऊ जी जब तक उसे पढ़ते रहे, प्रवीण सांस रोके बैठा रहा। उसे यह भी होश न रहा कि पुलाव से भरा चम्मच अधर में ही लटका रह गया है। ताई जी की भी शायद यही हालत थी। पापा की जब भी चिट्ठी आती यही आलम होता था। पत्र पढ़कर ताऊ जी ने जेब के हवाले किया और चश्मा उतारते हुए बोले, अरे यह क्या, तुम लोगों ने खाना क्यों रोक दिया? कैरी ऑन कैरी ऑन। और वे खुद अपनी प्लेट के साथ जुट गए। क्या लिख रहे हैं? ताई जी ने डरते डरते पूछा। ताऊ जी ने एक क्षण खाना रोक कर देखा और फिर ठठाकर हंस पड़े। लिखेगा क्या? परसों ज्वाइन कर रहा है। सच? ताई जी ने और प्रवीण ने एक साथ कहा। प्रवीण ने तो एकदम निढाल होकर कुर्सी पर सिर टिका दिया। लगा जैसे बहुत बड़ा बोझ दिल से उतर गया है। ना उसे अब खाने में इंटरेस्ट रह गया था, ना उन लोगों की बातों में। और कोई दिन होता तो उसे यूं बैठा देखकर ताई जी घबरा जाती, प्रश्नों की बौछार से उसे बेदम कर देती। पर आज उन्हें भी फुर्सत नहीं थी। आज उनका मोर्चा ताऊ जी की ओर था और वे भरसक उनकी बमबारी का जवाब दे रहे थे। अब उन लोगों को यह डर नहीं था कि प्रवीण पास बैठा सब कुछ सुन रहा है। अब तक तो यह हाल था कि वह छटपटा कर रह जाता पर कुछ भी ठीक से जान न पाता। उसे बच्चा जो समझते हैं। अब सारी चर्चा उसके सामने हो रही थी तो खुद उसे ही रुचि नहीं रह गई थी। उसके लिए तो यही समाचार महत्वपूर्ण था कि पापा ने ज्वाइन कर लिया है। खाने की टेबल से उठा प्रवीण पढ़ने की मेज पर आकर डट गया। केमिस्ट्री की मोटी किताब उसने सामने खोल कर रख ली थी, पर मन उसका अतीत के गलियारे में ही भटक रहा था। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे वह कोई डरावना स्वप्न देखकर जागा हो। जागने के बाद भी जैसे उस स्वप्न का आतंक मन पर बना रहता है, उसी तरह यह बीच वाले 2.5 वर्ष उसके मन मस्तिष्क को झकझोर रहे थे। 2.5 वर्ष, हाँ पूरे 2.5 वर्ष, और यह 2.5 वर्ष किसी दुस्वप्न से कम नहीं थे। उससे पहले वाली उसकी जिंदगी कितनी अल्लड़ अलमस्त और खुशनुमा थी। क्या पापा की बहाली के साथ मौज मस्ती वाले वे दिन लौट आएंगे? क्या चटकी हुई तस्वीर में फिर से रंग भरा जा सकेगा? कब चटकी थी यह तस्वीर पहली बार? उसे आज भी वह दिन कल की तरह याद है। जीवन की कठोर वास्तविकता से उसका प्रथम साक्षात्कार उसी दिन तो हुआ था। अप्रैल की उमस भरी शाम थी। दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाकर वह शाम ढले घर लौटा था। किसी फिल्मी धुन पर थिरकते हुए उसने बरामदे में पैर दिया ही था कि सुना, ड्राइंग रूम में पापा किसी से बात कर रहे हैं। पापा के पास कोई बैठा है। इसमें नया कुछ नहीं था, यह तो नियम सा था। पर पापा जिस आजीजी से बात कर रहे थे, उससे उसे कौतूहल हुआ। उसने झांक कर देखा, शांतिलाल थे। और पापा बड़े विनम्र अंदाज में कह रहे थे, शांतिलाल जी, किसी तरह बेबी की शादी तक इस खबर को दबा दीजिए बस। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर, शांतिलाल जी ने दांत निपोड़ते हुए कहा। पर आप तो जानते हैं दफ्तर में कैसे कैसे घाघ बैठे हुए हैं। वह शर्मा तो सबसे कहता फिर रहा है कि वह भोपाल में ऑर्डर देख कर आया है। उसी की उड़ाई हुई खबर है सर। कैसी खबर पापा? प्रवीण ने हॉल में घुसते ही एकदम पूछ लिया था। पापा ने चौंक कर उसे देखा। क्षण भर को वे जैसे काट हो आए, पर दूसरे ही क्षण उनका चेहरा तमतमा उठा। कड़क कर बोले, तुम अपना काम देखो, हर जगह दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवीण सन्न रह गया। पापा उससे इस तरह बोलेंगे यह उसने कभी सोचा भी न था, और वह भी शांतिलाल जैसे 2 कौड़ी के आदमी के सामने। अपमान से वह भीतर तक लाल हो आया। वह खूब जानता था कि शांतिलाल इसी जरा सी बात को नमक मिर्च लगाकर कितनी बड़ी बना देगा। शर्म के मारे प्रवीण से तो बाहर निकला नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों उसे शांतिलाल से इतनी नफरत थी। जब देखो ही करता रसोई तक चला आएगा। मम्मी इतनी नफासत पसंद है कि उनके सामने चपरासियों की घिग्गी बंधी रहती है, पर वे भी इस बॉडम को जब्त कर लेती हैं, पता नहीं कैसे। बुरी तरह आहत होकर मम्मी दरबार में गुहार लगाने वह भीतर तक पहुंचा, पर मम्मी कमरे में थी कहाँ। इन दिनों तो उनका पूरा दिन दीदी के कमरे में बीतता था, और दीदी का कमरा एक अच्छा खासा गोदाम बन गया था। जिस दिन से सगाई हुई है घर में सामान बस आता ही जा रहा है। कभी कभी तो इन लोगों को इतना भी होश नहीं रहता कि एक ही चीज बार बार ना मंगाएं। एक ही दुकान से सामान खरीदे आदमी तो ऐसा घपला होगा भी नहीं, पर इन्हें तो शहर की सारी दुकानों में खाक छाननी होती है ना। चले आ रहे हैं 3 ड्रेसिंग टेबल्स,
चार चार सोफा सेट। फिर दीदी रानी सबसे बढ़िया पीस सिलेक्ट करती हैं, बाकी लौट जाता है। उसकी एवज में और कुछ आ जाता है। बिजली का सामान तो कोई लौटाने को भी कह नहीं सकता। मम्मी सब उठाकर रख लेती हैं, कहती हैं आए दिन तो शादी ब्याह में जाना होता है, सब काम आ जाएगा। उस दिन भी मम्मी और दीदी बड़े मनोयोग से स्टील के डिनर सेट का मुआयना कर रही थी। एक एक चम्मच को उलट पुलट कर देखा जा रहा था। एक एक डोंगे का वजन हाथों में तोला जा रहा था। मन में ढेर सी शिकायत लेकर पहुंचा था प्रवीण, पर नए बर्तनों की चमक दमक में खुद भी खो गया। काले चमकते सनमाइका टॉप पर वह बड़े करीने से प्लेटें लगा रहा था जब पापा कमरे में दाखिल हुए। प्रवीण को इतना समय ही न मिला कि वह दीदी को सावधान कर दे, और वह चिहुक पड़ी। पापा देखिए ना, ये डोंगे हमें जरा भी अच्छे नहीं लगे। वह पारिक ब्रदर्स वाला सेट ही फिर से मंगा दीजिए ना। अब अपनी पसंद का सामान अपने घर जाकर खरीदना, यहाँ तो बस यही मिलेगा। पापा ने इतनी रुखाई से कहा कि दीदी स्तब्ध रह गईं, और फिर दूसरे ही क्षण उनकी आंखें छल आईं। पर पापा को जैसे जरा भी मतलब न था। उसी रूखे स्वर में बोले, और बेबी, अब जरा ढंग से बोलना भी सीख लो, हर बार का मिमियाना अच्छा नहीं लगता। यह तो हद थी। प्रवीण ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मम्मी तो एकदम फट पड़ी जैसे। वो जमकर महाभारत हुई फिर, कि आसपास मंडराते नौकरों का भी होश न रहा। जंगल में लगी आग की तरह पापा के सस्पेंशन की खबर शहर में फैल गई। उससे भी तेजी से बदलने लगे लोगों के तेवर। नए व्यक्ति के चार्ज लेते ही सुबह शाम घर पर जुड़ने वाला दरबार बंद हो गया। 24 घंटे अटेंशन में खड़े रहने वाले नौकर चाकर भी एकदम गायब हो गए। बहुत कम लोग थे जो पुराने अफसरों का स्मरण कर चक्कर लगा जाया करते थे। उनसे भी मम्मी इतनी नम्रता से पेश आती। दीदी की शादी जो सिर पर थी, अपमान, अवज्ञा और उपेक्षा, सारी स्थितियां दीदी की शादी की खातिर तो झेलनी पड़ रही थी। नियत समय पर शादी हुई और दीदी विदा हो गई। ट्रक भर के दहेज भरवा लेने के बाद भी हीरो के सेट के लिए विसूरती रह गईं। जीजाजी भी बहुत ऊंची कल्पनाएं मन में लेकर चले थे। चांदी का थाल, हीरे की अंगूठी, टीवी, स्कूटर, उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। और अपनी यह निराशा उन्होंने कई तरह से व्यक्त की। 20,000 नगद जेब में ठूसने के बाद भी समधी जी को शिकायत बनी रही कि उन्हें एयर कंडीशन होटल में क्यों नहीं ठहराया गया। गरज यह है कि कोई खुश नहीं था। खर्च बेशुमार हुआ पर रौनक न हो सकी। पर पापा को जैसे इन सब से कोई मतलब ही न था। एक अजीब सी चुप्पी ओढ़े सारा काम निपटाते रहे। बारात अगर रूठ कर भी लौट जाती तो उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी मान मनुहार भाग दौड़ मम्मी ही करती रही, अकेले उन्हीं की बेटी हो जैसे। बाद में इतनी जोरदार झड़प हुई थी उन दोनों में, फिर मम्मी रूठ कर नाना जी के यहाँ चली गई थी। वहां भी मन न लगा तो गांव चली गई। चकर गिन्नी की तरह प्रवीण साथ लगा घूमता रहा। 2 महीने गांव में बोर होने के बाद भी लौटने की कल्पना उसके लिए सुखद नहीं थी। पर पढ़ाई का भी तो प्रश्न था। यह तो अच्छा हुआ ताऊजी उसे अपने यहाँ लिवा लाए। यहाँ उतना आराम नहीं था, घर भी छोटा सा था। बदली हुई परिस्थितियों में मम्मी पापा के पास रहना बहुत कष्टकर था। तो क्या बरखुदार, फिर छुट्टियों में जगदलपुर का प्रोग्राम बन रहा है? ताऊजी ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा तो वह चौंक पड़ा। जगदलपुर क्यों? अरे बेवकूफ, तेरे पापा की वहीं तो पोस्टिंग हुई है। सच? उस समय तो खुशी के आवेश में पूछना भी भूल गया था। इसका मतलब है इस बार की छुट्टियां सचमुच की छुट्टियां होंगी। इस बीच वह घर जाता रहा है। घर यानी कि पापा का नया हेड क्वार्टर। पर वहां घर जैसा कभी नहीं लगा। पिंजरे में बंद शेरनी की तरह परेशान मम्मी और दिन पर दिन बुढ़ाते पापा देखकर मन और उदास हो जाता। कितनी कितनी फरमाइशें मन में लेकर जाता, पर वहां जाते ही जैसे जवान पर ताला पड़ जाता। 2 बार दिवाली आई और चली गई। उदासी का अंधेरा वैसा ही कायम रहा। इस बीच उसका हायर सेकेंडरी का रिजल्ट भी आया। 3 विषयों में डिस्टिंक्शन लेकर वह फर्स्ट क्लास में पास हुआ था। पर सबके मन इतने बुझे बुझे से थे कि खुशी आधी रह गई। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और होगा, रौनक कुछ और होगी। वह अधीरता से दिन गिनने लगा और पेपर से समाप्त होते ही रस्सी तुड़ाए बैल की तरह भाग लिया। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने का आकर्षण भी उसे रोक न सका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से नीचे पांव दिया ही था कि मम्मी पापा दिखाई दे गए। वह उसे लेने रायपुर तक चले आएंगे, यह उसने सोचा भी नहीं था। उनका उत्साह देखकर वह खुशी से भर उठा। यह खुशी इसलिए भी थी कि पापा के चेहरे पर पुरानी चमक लौटने लगी थी। मम्मी की आंखों के गिर्द गहराती छाया अब धुंधली पड़ने लगी थी।
उसी उत्साह से उसने घर में पाँव दिया। नई जगह थी, नया घर था, पर परिचित सामान की परिचित महक से भरा गया। हर चीज फिर उसी करीने से घर में स्थापित हो गई थी। मम्मी की सधी हुई आंखें हर कहीं चस्पा हो गई थी। मम्मी ने दीदी को भी बुला लिया था। जीजाजी के आने की भी बात थी। दीदी की गुल गोतनी टीना सारे घर को गुलजार किए हुए थी। 8-10 दिन बाद रंगीन निमंत्रण पत्रों का एक ढेर मम्मी के पलंग पर दिखाई दिया। ये क्या है मम्मी? उसने पूछा। अरे, 15 को तेरी सालगिरह है ना? सालगिरह तो है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन? थोड़ी रौनक हो जाएगी रे। इतने दिन से किया ही क्या है। समीर भी आ रहा है, उससे भी सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक तो कह रही थी मम्मी, इतने दिनों से किया ही क्या है। जाने कितने मौके आए और चले गए। दीदी पहली बार टीनू को लेकर आई थी, तब भी कुछ ना हो सका था। इस बार सब लोग इतने बड़े माहौल में इकट्ठा हो रहे हैं, सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। जीजाजी भी तो देखें, वे किस घर के दामाद हैं। मम्मी के उत्साह की छूत जैसे सबको लग गई। बड़े जोर शोर से मेनू कार्ड बनाए जाने लगे। सजावट की प्लानिंग होने लगी। प्रवीण ने तो रिकॉर्ड्स की सूची तक बना ली। उस शाम सब लोग इसी तरह चर्चा में मगन थे कि जमुना बाबू चुपचाप आकर कोने में खड़े हो गए। जमुना बाबू प्रवीण को शांतिलाल की याद दिलाते थे। उसी तरह बेरोक टोक घर में घुसे चले आते थे। प्रवीण को बड़ी कोफ्त होती थी कि पापा एक न एक नमूना क्यों पाल लेते हैं और मम्मी उन्हें क्यों कर बर्दाश्त कर लेती हैं। क्या बात है बड़े बाबू? पापा ने रौबदार स्वर में पूछा। सर, वो कुछ नाम याद आ गए थे, आप इजाजत दें तो ऐड कर लूं? दिखाइए। जमुना बाबू ने विनम्रता की मूर्ति बन वह कागज पापा के हाथों में थमा दिया। कुछ देर तक पापा उन्हें पढ़ते रहे, फिर उन्होंने कागज लौटा दिया। चश्मा उतारते समय उनका माथा सलबटों से भर गया था। बड़े बाबू जी, क्या इन लोगों को बुलाना जरूरी है? सर, वो ऐसा है सर कि इनमें से कुछ लोग बड़े काम के आदमी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सर कि उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। आप पहली बार कुछ कर रहे हैं। जमुना बाबू ने जबरन हकलाते हुए कहा। ठीक है, पापा ने बेजारी से कहा। आप जैसा ठीक समझें। प्रवीण इतनी देर से चुपचाप सुन रहा था। एकाएक जैसे उसके सामने सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ हो गया। उसने झपट कर जमुना बाबू के हाथों से लिस्ट ले ली और कहा, मुझे भी कुछ नाम याद आ गए हैं, लिस्ट कल ले लीजिएगा। वे कुछ देर तक भौचक से देखते रहे, फिर धीरे धीरे बाहर चले गए। उनके जाते ही प्रवीण ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। यह क्या क्या बेवकूफ! पापा गरजे। यह पार्टी नहीं होगी मम्मी। पर क्यों? और यह तय करने वाले तुम होते कौन हो? पापा फिर गरजे। बेटे, इसी बहाने से तो 4 लोगों से मेल मुलाकात होती है। हम लोग शहर में नए नए आए हैं, मम्मी ने समझाना चाहा। मम्मी, प्रवीण ने सख्ती से कहा, आप शौक से मेल मुलाकात बढ़ाइए, पर इसके लिए मुझे मोहरा ना बनाइए प्लीज। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि पापा के हाथ का एक भरपूर थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। वह सिर से पांव तक झंझना उठा। अरे अरे, आप लोग यह क्या बचपना कर रहे हैं? मम्मी रुआंसी हो उठी। ये तुम्हारे सपूत कॉलेज जाकर ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं, पापा ने कहा और उठकर चले गए। मम्मी कभी उसे कभी पापा को देखती रहीं। उसका मन हुआ कि कह दे, मम्मी मुझे कॉलेज ने नहीं परिस्थितियों ने अक्लमंद बनाया है। इन 2 सालों में इतना बुजुर्ग हो गया हूँ कि हर चीज के आर पार देखने लगा हूँ, तभी तो। पर वह चुप ही बना रहा, कहता भी क्या और किससे। दलदल से कोई उबरना ही ना चाहे तो कोई क्या करे। दोस्तों, आपसे एक विनती है, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।